नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम वन लाइनर एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में क्लास 6 जो है देखने वाले हैं। 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो है हम देखने वाले हैं वन लाइनर। ठीक है, इससे पहले 5 क्लासेस हम कर चुके हैं और ये क्लासेस जो हैं क्रमबद्ध चल रही हैं। क्रमबद्ध इतिहास जो है एंशिएंट हिस्ट्री का हम पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास की इसी प्रकार से वीडियो जो है लेकर आएंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं रीट की या आप तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी के किसी एग्जाम की, तो आप उज्जवल जीके से जुड़ सकते हैं और उज्जवल जीके को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप एनसीईआरटी भी उज्जवल जीके में लगातार पढ़ाई जा रही है, तो आप यहाँ से भी अध्ययन कर सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए पढ़ना शुरू करते हैं। वन लाइनर 80 प्रश्न। पहला प्रश्न है, अशोक के इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख में अशोक की किस रानी का अभिलेख मिलता है। ये जो वीडियो है मौर्य काल से संबंधित है खास तौर पे। ठीक है, और कुछ प्रश्न जो है शुंग और सातवाहन के भी हैं। ठीक है, तो अशोक के इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख में अशोक की किस रानी का जो है उल्लेख प्राप्त होता है। कारुवाकी का उल्लेख प्राप्त होता है। एक ही रानी का जो है उल्लेख प्राप्त होता है, कारुवाकी का। अशोक के पुत्र तीवर का उल्लेख कहां पर है, तो इसी इलाहाबाद कौशाम्बी का जो अभिलेख है इसमें कारुवाकी का और अशोक के एक पुत्र तीवर का जिक्र जो है वो किया गया है। अशोक की सर्वाधिक लोकप्रिय जो उपाधि है वो कौन सी है। देव नाम प्रियदर्शी। ठीक है, देव नाम प्रियदर्शी जो है अशोक की सर्वाधिक लोकप्रिय उपाधि है, इनके अभिलेखों से प्राप्त पता चलता है। अशोक का नाम अशोक मिलता है, कहां से मिलता है, तो देखिए 4 अभिलेखों से अशोक का नाम अशोक प्राप्त होता है। पहला है गुर्जरा मध्य प्रदेश का, दूसरा है मास्की कर्नाटक का, तीसरा है नेत्तुर कर्नाटक से। ठीक है, नेत्तुर कर्नाटक से, और चौथा है उदय गोलन कर्नाटक से। ठीक है, उदय गोलन कर्नाटक। तो ये जो 4 अभिलेख हैं यहां से अशोक का नाम अशोक मिलता है। सबसे पहले 1915 में किस लघु शिलालेख में अशोक का नाम पढ़ा गया था, तो सबसे पहले मास्की लघु शिलालेख में अशोक का नाम अशोक पढ़ा गया था। अशोक के कलिंग विजय की जानकारी हमें कहां से पता चलती है, अशोक के 13वें दीर्घ शिलालेख से पता चलती है। ह्वेनसांग के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाले कौन थे, उपगुप्त। ठीक है, उपगुप्त ने इनको क्या किया था, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। मौर्य काल में मापतोल के मान को नियंत्रित करने वाला क्या कहलाता है, पोतवाध्यक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, पोतवाध्यक्ष कहलाता था। टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था मौर्य काल में, तो लक्षणाध्यक्ष कहलाता था टकसाल का अध्यक्ष, और मापतोल का जो मान नियंत्रित करता था वो पोतवाध्यक्ष कहलाता था। कौटिल्य के अनुसार राजा को कितने प्रकार के युद्ध जो है परिस्थिति के अनुसार करने चाहिए। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए कौटिल्य ने 3 प्रकार के युद्ध बताए हैं। एक है प्रकाश युद्ध, एक है कूट युद्ध और एक है तुष्णी युद्ध। कौन सा, तुष्णी युद्ध। देखिए प्रकाश युद्ध कहते हैं आमने सामने जब 2 सेनाएं या 2 राजा युद्ध करते हैं। ठीक है, कूट युद्ध कहते हैं जब चालाकी से और छलबाजी से युद्ध किया जाए, और तुष्णी युद्ध कहा जाता है कि जो शत्रु का राज्य है वहां पर गृह युद्ध छिड़वा दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से तो तुष्णी युद्ध जो कहा जाता है उसमें अप्रत्यक्ष युद्ध कह सकते हैं या फिर शत्रु राज्य में गृह युद्ध छेड़ दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है, गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। कंटक शोधन का क्या अभिप्राय है, तो देखिए मौर्य काल में जो फौजदारी न्यायालय होता था उसे कंटक शोधन कहा जाता था। स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर कौन सा था, तो एक कर होता था भाग कर। ये स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर था।
मौर्यकालीन नगर प्रशासन की सर्वोत्कृष्ट जानकारी हमें कहां से प्राप्त करती है? तो देखिए, मौर्य काल की सबसे ज्यादा नगर प्रशासन की जो सबसे बढ़िया जानकारी मिलती है इंडिका से पता चलती है, क्योंकि जो मेगस्थनीज थे उन्होंने इंडिका में पोलीब्रोथा जो है नगर यानी कि पोलीब्रोथा यानी कि जो पाटलिपुत्र है उसकी विशद जो है व्याख्या की है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मेगस्थनीज ने किस नगर प्रशासन का विवरण दिया है? पोलीब्रोथा का दिया है यानी कि पाटलिपुत्र। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी तो एस्ट्रोनोमी कहलाता था। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी एस्ट्रोनोमोई, ठीक है। मौर्य काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो देखिए, प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अनेक प्रांत होते थे और उन प्रांतों के लिए प्रांतपति हुआ करते थे, और वो प्रांतपति जो है अलग अलग चक्रों में क्या करते थे? अपना जो है आधिपत्य स्थापित करते थे। और ये जो प्रांतपति होते थे ये कुमार होते थे। मौर्य काल में प्रांतपति को क्या कहा जाता था? कुमार कहा जाता था, और प्रत्येक चक्र के लिए एक प्रांतपति होता था। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने किस अभिलेख को पढ़ा? दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा। अशोक के अभिलेखों की मूल भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा है। अशोक के अभिलेखों में किन लिपियों का प्रयोग हुआ है? तो अशोक के अभिलेखों में देखिए ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरमाइक और यूनानी जो आपके लिपियां हैं इनका प्रयोग हुआ है। यूनानी। प्राकृतिक चट्टानों पर लिखे गए लंबे लेख क्या कहलाते थे? प्राकृतिक चट्टानों पर लिखे गए लंबे लेख जो थे वो दीर्घ शिलालेख कहलाते थे। दीर्घ शिलालेख संबंधित हैं, तो दीर्घ शिलालेख जो है अशोक के वो प्रशासन से और धर्म से संबंधित हैं। चतुर्दश लेख कहा जाता है। चतुर्दश लेख यानी कि देखिए कुल जो बातें कही गई हैं वो 14 बातें हैं, मतलब 14 लेख मिले हैं, और ये अलग अलग शिलालेखों पर हैं, इसीलिए इनको टोटल सभी शिलालेखों को, दीर्घ शिलालेखों को चतुर्दश लेख कहा जाता है। दीर्घ शिलालेख प्राप्त हुए हैं 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं दीर्घ शिलालेख। दीर्घ शिलालेख में प्रयोग हुआ है किन लिपियों का? तो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का जो प्रयोग हुआ है वो दीर्घ शिलालेख में हुआ है। प्राकृतिक चट्टानों पर लिखे गए छोटे लेख क्या कहलाते थे? क्या कहलाते हैं? लघु शिलालेख कहलाते हैं। लघु शिलालेख, ठीक है। अशोक के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित लेख किस में मिलते हैं? लघु शिलालेखों में मिलते हैं। लघु शिलालेख प्राप्त कहां से हुए हैं? तो देखिए 20 से अधिक स्थानों पर जो है लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जबकि दीर्घ शिलालेख 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। लघु शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जबकि दीर्घ शिलालेख ब्राह्मी और खरोष्ठी में लिखे गए हैं। पत्थर के स्तंभ पर लिखे गए लंबे लेख क्या कहलाते हैं? तो देखिए एक तो है दीर्घ शिलालेख, एक है लघु शिलालेख, और एक है दीर्घ स्तंभ लेख, और एक है लघु स्तंभ लेख। तो ये दीर्घ स्तंभ लेख जो है दीर्घ शिलालेखों से अलग हैं, ठीक है। पत्थर के स्तंभ पर लिखे गए जो लंबे लेख हैं वो दीर्घ स्तंभ लेख हैं। दीर्घ स्तंभ जो लेख हैं वो कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जबकि दीर्घ शिलालेख 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। लघु शिलालेख 20 से अधिक स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। दीर्घ स्तंभ लेख कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? 6 स्थानों से। दीर्घ स्तंभ लेख में प्रयोग हुआ है, ठीक है, प्रयोग हुआ है तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अधिकतम जो बातें बताई गई हैं दीर्घ स्तंभ लेख में तो वो 7 बातें बताई गई हैं, या 7 आप कह सकते हैं लेख लिखे गए हैं, ठीक है। और जो 7वां लेख है वो कहां पर है? वो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है। पत्थर के स्तंभों पर लिखे गए छोटे लेख क्या कहलाते हैं? पत्थर के स्तंभों पर लिखे गए छोटे लेख क्या कहलाते हैं? लघु स्तंभ लेख कहलाते हैं, जबकि बड़े लेख जो हैं या लंबे लेख जो हैं वो दीर्घ स्तंभ लेख कहलाते हैं।
अशोक के प्रशासनिक निर्देश प्राप्त होते हैं लघु स्तंभ लेख में। केवल ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं, तो केवल ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं लघु स्तंभ लेख। देखिए जो लघु शिलालेख है उनकी भी जो लिपि है वो ब्राह्मी है, और लघु स्तंभ लेख की लिपि जो है वो भी ब्राह्मी है। सर एक क्यूना, या इसको कहुना भी कहते हैं, सर एक क्यूना से प्राप्त लेख में लिपियां कौन सी हैं? तो देखिए द्विभाषी लेख है, यूनानी और आर्मेइक जो लिपि है या जो भाषा है उसका प्रयोग इसमें किया गया है। अगला है किस शिलालेख में अशोक द्वारा, किस शिलालेख में अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रति आस्था व्यक्त की गई है? जो भ्राबू लघु शिलालेख है उसमें बौद्ध धर्म के प्रति आस्था व्यक्त की गई है, और यही जो लेख है लघु शिलालेख जो लघु शिलालेख है इसी में अशोक ने अपने आप को मगध का राजा बतलाया है। पाकिस्तान से प्राप्त दीर्घ शिलालेखों की लिपि कौन सी है? खरोष्ठी लिपि है। किस स्तंभ लेख से अशोक द्वारा बलि नामक कर समाप्त करने और भूमि कर घटाकर 1/8 करने का उल्लेख प्राप्त होता है? तो रुमिनदई स्तंभ लेख जो है उससे ये पता चलता है कि अशोक जो है उसने बलि नामक कर को समाप्त किया था और भूमि कर को घटाकर 1/8 किया था। अशोक के किस शिलालेख से अपने साम्राज्य और पड़ोसी राज्यों में मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा का प्रबंध कराए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है द्वितीय दीर्घ शिलालेख से। रानी का अभिलेख कहलाता है इलाहाबाद कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख जो है वो रानी का अभिलेख कहलाता है। सभी मनुष्य मेरी संतान के समान हैं, अशोक ने किस अभिलेख में ऐसा कहा है? प्रथम पृथक जो अभिलेख है उसमें इसने कहा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान के समान हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन हमें किस शिलालेख से प्राप्त होता है? तो 13वें दीर्घ शिलालेख से प्राप्त होता है। मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा विद्यमान थी। व्यापारिक काफिले के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सार्थवाह। ठीक है, सार्थवाह कहलाते थे व्यापारिक काफिले के नेतृत्वकर्ता। सौराष्ट्र में पुष्यगुप्त वैश्य के नेतृत्व में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो सबसे पहले जो निर्माण का काम करवाया है चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया है। किसके जरिए करवाया है? तो पुष्यगुप्त वैश्य के जरिए। मौर्य काल में भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह कौन से थे? जो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे वो थे भरूकच्छ और सोपारा। मौर्य काल में भारत के पूर्वी तट पर बंगाल में कौन सा प्रसिद्ध बंदरगाह था? ताम्रलिप्ति। देखिए अगर बात करें इस साइड के जो बंदरगाह थे वो थे भरूकच्छ और सोपारा, जबकि इस साइड के बंदरगाह में आता है नाम प्रसिद्ध नाम ताम्रलिप्ति का। मौर्य काल में मुद्रा के निर्गमन का अधिकार लक्षणाध्यक्ष को होता था। ठीक है, मुद्रा के जो निर्गमन का अधिकार था वो लक्षणाध्यक्ष का था, जबकि असली और नकली सिक्कों की जांच के लिए रूपदर्शक नामक अधिकारी को नियुक्त किया गया था। असली नकली सिक्के की पहचान के लिए रूपदर्शक और मुद्रा के निर्गमन का अधिकार लक्षणाध्यक्ष। मेगास्थनीज के अनुसार गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो पाटलिपुत्र था। यह राजप्रसाद पत्थरों से निर्मित था। यह मानव द्वारा नहीं बल्कि देवताओं के द्वारा निर्मित होता है, प्रतीत होता है। फाहियान का ये जो कथन है वो किस नगर के राजप्रसाद के लिए था? तो ये पाटलिपुत्र के लिए बात कही है फाहियान ने।
बराबर पहाड़ी पर किस शासक ने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया और फिर उन गुफाओं को आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दान में दे दिया? अशोक ने। ठीक है, इससे पता लगता है कि वो धार्मिक रूप से क्या था, असहिष्णु नहीं था। ठीक है, सभी धर्मों की इज्जत करने वाला राजा था। नागार्जुनी पहाड़ी पर अशोक के पुत्र, कौन सा पुत्र था उसका? दशरथ। ठीक है, उसने कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया? तो उसने 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था नागार्जुनी पहाड़ी पर, और फिर उसने आजीवक संप्रदाय के जो साधु थे उनको इन 3 गुफाओं को दान में कर दिया, दे दिया था। ठीक है, किसने? अशोक के पुत्र यानी कि दशरथ ने। अशोक ने अपने स्तंभों में किस पत्थर का प्रयोग किया है? तो लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग जो है किया गया है। देखिए, जब दिल्ली सल्तनत का मुगल जब टाइम पीरियड आता है तो मुगलों ने जो है सबसे ज्यादा, मुगलों में शाहजहां जो थे उन्होंने संगमरमर का प्रयोग करवाया है, और शाहजहां ने लाल बलुआ पत्थर के लगभग जितनी इमारतें थी उस टाइम की उनको हटाकर लाल बलुआ पत्थर को, और वहां पर संगमरमर जो है वो फिट करवाने की कोशिश की है अधिकतर इमारतों में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मौर्य काल में लाल बलुआ पत्थर कहां से मंगाया जाता था? चुनार, जो कि मिर्जापुर कहलाता है। ठीक है, चुनार और मथुरा की पहाड़ियों से लाल बलुआ पत्थर मंगाया जाता था। सारनाथ का जो स्तंभ है, ठीक है, सारनाथ स्तंभ में पशु कितने दिखाए गए हैं? हाथी, वृषभ, सिंह और अश्व, 4 जो हैं पशु दिखाए गए हैं। ठीक है, वर्तमान में देखिए अशोक के जो है अशोक ने स्तूप तो बहुत सारे बनाए थे, लेकिन फिलहाल हमारे सामने 2 ही स्तूप आते हैं। एक तो आता है सारनाथ का स्तूप और एक आपके आता है सांची का स्तूप। ठीक है, ये 2 ही हमें जो है वर्तमान में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, एक सांची है और एक सारनाथ है, उपलब्ध है ये। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। प्रथम यूनानी आक्रमण किसके काल में हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को क्या कहा गया है? बौद्ध द्रोही कहा गया है। ठीक है, ये पहला ब्राह्मण राजवंश था जिसने मगध पर पहली बार प्रशासन किया था। ठीक है, याद रखिएगा। पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि कौन थे? तो देखिए महर्षि पतंजलि जो थे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, और ये पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे, और इन्होंने एक व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी जो था महाभाष्य। और ये जो महाभाष्य था ये पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी है, ठीक है, पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी है उस ग्रंथ की व्याख्या क्या है? महाभाष्य है। मनुस्मृति की रचना कब हुई है? तो इसी शुंग काल में मनुस्मृति, जो कि आप कह लीजिए कानून का एक ग्रंथ माना जा सकता है शुरू का, तो शुंग काल में इसकी रचना हुई है। पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए हैं? तो देखिए 2 यज्ञ किए हैं, और इन दोनों यज्ञों के जो पुरोहित थे वो कौन थे? महर्षि पतंजलि। ठीक है, आगे देखिए, सांची और बरहुत के स्तूपों का विस्तार और अलंकरण किसने करवाया? सांची और बरहुत के स्तूपों का विस्तार और जो अलंकरण करवाया है वो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया है। किस अभिलेख से पता चलता है कि तक्षशिला का यूनानी राजा एंटियाकिल्डिस ने हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर भागभद्र के दरबार भेजा? तो देखिए बेसनगर अभिलेख जो है इससे पता चलता है। देखिए, और इस चीज से ये भी पता लगता है कि जो तक्षशिला का जो राज्य था वो किसके पास था? यूनानियों के पास था। ठीक है, तो ये चीज भी यहां से पता लगती है कि विदेशों के हाथ में था हमारा भारत का ये हिस्सा उस समय में। ठीक है, तो देखिए बेसनगर अभिलेख जो है इससे पता लगता है कि तक्षशिला का जो यूनानी राजा था एंटियाकिल्डिस, इसने हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर भागभद्र के दरबार में भेजा। ये हेलियोडोरस काफी महत्वपूर्ण है। देखिए भागवत वासुदेव के सम्मान में एक गरुड़ ध्वज की स्थापना किसने करवाई? तो ये जो हेलियोडोरस है ना राजदूत तक्षशिला के यूनानी राजा का, तो इसने क्या किया, यहां पर आ गया
कहां पर? भागभद्र के दरबार में। और यहां पर आकर उसने भागवत वासुदेव जो है उसके प्रति ये काफी ज्यादा समर्पित हो गया, इसने भागवत धर्म जो है उसको स्वीकार कर लिया। और फिर इसने क्या किया? भागवत वासुदेव के सम्मान में एक गरुड़ ध्वज की स्थापना करवा दी। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। ठीक है। सातवाहन वंश का संस्थापक कहा जाता है सिमुक को। सातवाहनों का मूल क्षेत्र कौन सा था? महाराष्ट्र। देखिए इनका मूल क्षेत्र तो महाराष्ट्र था, लेकिन बाद में ये आंध्र प्रदेश में बस गए थे और आंध्र प्रदेश के लोगों द्वारा ये बहुत ही प्रिय थे। उन लोगों के प्रिय होने की वजह से उनको क्या कहा जाता था? उनको आंध्र भृत्य कहा जाता था। ठीक है, मतलब जो आंध्र है प्रदेश है उसके भाई। तो देखिए आंध्र भृत्य सातवाहनों को कहा गया है। नाना घाट अभिलेख जो काफी महत्वपूर्ण है, ये किसका है? शातकर्णी प्रथम की जो पत्नी थी नागानिका, इसका अभिलेख है नाना घाट अभिलेख। याद रखिएगा, इधर भी ना है इधर भी ना है। ठीक है। शातकर्णी प्रथम की उपलब्धियां हमें पता चलती है नाना घाट अभिलेख से। पत्नी थी तो पति की जो है उपलब्धियां बयान जरूर करेगी। आगे देखिए, भूमिदान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण कहां से पता चलता है? नाना घाट अभिलेख से भूमि के दान किए जाने का पहला अभिलेखीय प्रमाण प्राप्त होता है। प्रथम भारतीय महिला शासिका तो नागानिका। ठीक है, देखिए इनके पति की मृत्यु हो जाती है और बाद में राजगद्दी जो है वो संभालती हैं नागानिका। गाथा सप्तशती जो कि एक प्राकृत ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन है? एक राजा हुए हैं, राजा हाल। कहां पर? सातवाहन वंश में, काफी फेमस राजा हैं और इन्होंने गाथा सप्तशती की रचना की है। शकों के चेहरात्र वंश के राजा नहपान, ये काफी प्रसिद्ध राजा हैं। नहपान का भीषण युद्ध किस राजा से हुआ? जिसमें नहपान पराजित हुआ और मारा गया। तो देखिए गौतमी पुत्र शातकर्णी से राजा नहपान का भीषण युद्ध हुआ था और इस युद्ध में ये पराजित हो गया। कौन? नहपान। और पराजित होने के बाद ये मारा गया। ठीक है। अगर हम कहें कि क्षहरात्र वंश का विनाशक कौन है, तो यही गौतमी पुत्र शातकर्णी है। ठीक है। अच्छा एक चीज और, बाल श्री गौतमी नाम सुना होगा आपने, बाल श्री गौतमी। ठीक है, बाल श्री गौतमी का एक अभिलेख प्राप्त होता है जो है नासिक अभिलेख। ठीक है, नासिक अभिलेख बाल श्री गौतमी का, तो ये भी याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आज हमने 80 प्रश्न देखे हैं। अगली वीडियो जल्दी आपके सामने आएगी। अगर आपको वीडियो जरा से भी पसंद आई है प्लीज अपने मित्रों में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे। धन्यवाद।